नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करें। केदारनाथ उपचुनाव के मतदान 20 नवंबर को संपन्न हो गए थे। अब 23 नवंबर को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि 23 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे, जिसमें पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 10 टेबल अलग से लगाए जाएंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की जो मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। उसके उपरांत जो भी वहाँ पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहाँ पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहाँ पे तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो एआरओ नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पर जो भी हमारे सीआरपीएफ और जो सीपीएमएफ होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहाँ की सुरक्षा को तय किया गया है। सबसे अंदरूनी घेरा में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको तैनात किया गया है। मिडिल कॉर्डन में जो है जो आम पुलिस होती है उसको तैनात किया गया है और आउटर घेरे में पुलिस को तैनात किया गया है। उसके जो भी आउटर लेयर होगा उसके अंदर कोई भी व्यक्ति विदाउट अपना आई कार्ड या ड्यूटी पास के बिना एंट्री नहीं कर सकते हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं इस दौरान? जी विशाल, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को हुआ था, जिसमें कि अब कल यानी कि 23 नवंबर को मतगणना होगी और सुबह 8 बजे से जो है मतगणना वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां की है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हो, उसके लिए फोर्स लगाई गई है और इसी के साथ साथ ही जो मतगणना को लेकर तैयारी है उसमें 14 टेबल जो है वो लगाई जानी है, जिसमें कि 14 राउंड की काउंटिंग होगी। इसी के साथ साथ ही पोस्टर बैलेट के लिए अलग से 10 टेबल लगाई गई है और किसी को भी जो है प्रवेश देने के लिए आईडी कार्ड जरूरी होगा। इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी पूरी जो है पुख्ता इंतजाम के दावे जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जा रहे हैं और तमाम तैयारियां जो है निर्वाचन आयोग के लिए केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर जो मतगणना होगी उसको लेकर की गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की ताल भी ठोक रहे हैं। 6 प्रत्याशियों का भविष्य फिलहाल ईवीएम में कैद है और कल जो है संशय के बादल पूरे छट जाएंगे कि आखिर केदार घाटी की जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है। अरुण, ऐसे में क्या माने प्रत्याशियों की धड़कनें इस दौरान बड़ी होंगी? क्या माने कि कितनी तैयार हैं प्रशासन की टीम भी? क्योंकि कल जब ये खुलेंगे, वोटों की गिनती होगी, तो अक्सर ये देखा जाता है कि हंगामे के आसार भी बन रहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की अगर हम बात करें तो किस तरह की और सुरक्षा रहने वाली है? जी विशाल, देखिए बिल्कुल कहीं किसी प्रकार की कोई इस तरीके का हंगामा ना हो या कि कोई इस तरीके से दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए सुरक्षा बल केदारनाथ में पूरा तैनात किया गया है, पुलिस प्रशासन लगाया गया है। इसी के साथ साथ जिला प्रशासन की भी तैयारियां पूरी है और ऐसे में क्योंकि जरूर जो है कल क्योंकि परिणाम आना है, ऐसे में सभी जो 6 प्रत्याशी है वो जरूर इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है मतगणना हो और कब तमाम चीजें स्पष्ट हों। तो ऐसे में लेकिन पूरी तैयारियां की गई है। इसी के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर जो मतगणना होनी है उसको लेकर की है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की, तो दोनों ने ही अपने वोट रूम में जो है वो मुस्तैद किए हैं और ऐसे में वोट रूम के जरिए वो भी पल पल की नजर जो है मतगणना स्थल पर रखेंगे। तो इस तरीके से सभी ने जो है अपनी अपनी तैयारियां जो है अपने अपने स्तर से वो की है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। सीएम धामी ने पिथौरागढ़ में चल रही विकास योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। साथ ही अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति और काम की गति को लेकर भी फीडबैक लिया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने और किसी को भी योजना का लाभ लेने में परेशानी न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखने के दिशा निर्देश भी दिए हैं।
सभी विकास योजनाएं जो प्रमुख हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, 20 हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज, यहाँ की पार्किंग अवस्थापनाएं, सड़क, PMGSY और अनेक जो इस दौरान नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और इन बैठकों का उद्देश्य है कि सामान्य व्यक्ति तक, आम व्यक्ति तक शासन की योजनाएं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की पहुंचे, उनको मदद हो, तय समय पर ये योजनाएं पूरी हों और गुणवत्ता से हों। कल केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा आना है। इस बार केदारनाथ उपचुनाव में मतदान प्रतिशत 58.89 रहा है। सबसे अधिक वोट महिला मतदाताओं ने डाले हैं। अब कल नतीजे आने वाले हैं। इस बार का चुनाव केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा के मुद्दों पर रहा। कांग्रेस ने यात्रा व्यवस्था, मंदिर से कथित सोना चोरी, केदारनाथ से दिल्ली शीला ले जाने का मुद्दा उठाया। अब विपक्ष के ये मुद्दे कितने हावी रहे, कितने असरदार रहे, ये तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि बीजेपी इस चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतेगी। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ही माहौल था और कुछ लोग दुष्प्रचार करके कुछ अनावश्यक के मुद्दे वहां पर उठाने का दुष्प्रयास कर रहे थे। एक सुनियोजित तरीके से, जैसे आप जानते ही कांग्रेस की रणनीति रही हमेशा से, झूठ बोलना, दुष्प्रचार करना, गलत हथकंडे अपनाना। उस प्रकार से कांग्रेस ने काफ़ी वहाँ पर कोशिश करी, लेकिन जनता कांग्रेस की वास्तविकता से भली भांति परिचित है। कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोल करके, दुष्प्रचार चला करके अभियान संचालित करती है, ये सब वास्तविकता जनता को पता है। और केदारनाथ क्षेत्र की जनता काफ़ी राजनीतिक रूप से परिपक्व है, जागरूक है और वो कांग्रेस की वास्तविकता को समझती थी। इसलिए कांग्रेस ने जो भी वहाँ पर मुद्दे उठाने की कोशिश करी, वो मुद्दे जनता के बीच में कहीं पर भी नहीं थे। वो केवल कांग्रेस की सभाओं में थे, कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी में थे। और निश्चित रूप से जो केदारनाथ उपचुनाव का जो रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से वहाँ पर विजयी होगी। कल केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आने हैं और उससे पहले सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव के रिजल्ट के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उपचुनाव में तमाम मुद्दे हावी रहे हैं। बीजेपी ने केदारनाथ में शराब, पैसा और साड़ियां बांटी, लेकिन विश्वास है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि बीजेपी ने सारे षड्यंत्र किए, पैसा बांटा, शराब बांटी। मैंने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से इनके राज्य कार्यकारिणी के सदस्य की गाड़ी में शराब थी, उसके संग चल रही यूटिलिटी में शराब थी। और वहाँ पैसा बांटा गया, साड़ियाँ बांटी गई, क्रिकेट किट, वॉलीबॉल किट बांटे गए, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग हुआ, जिसके सबूत मैंने चुनाव आयोग को भी भेजे हैं, दिए हैं। आप लोगों से भी मैं फ़ोटो शेयर करूँगा। तो ये सारे मामले हैं। उसके बाद भी कांग्रेस को भरोसा है कि हम इस चुनाव को जीतेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अडानी मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अडानी मामले में सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाई गई सेबी की विश्वसनीयता पहले ही खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को ताजा मामला दर्ज कर जांच करनी चाहिए। वहीं हरीश रावत ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। बीजेपी अब लव जिहाद, लैंड जिहाद से अब शराब जिहाद और पैसा जिहाद में उसके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ जी से लेकर के महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र में तो उनके राष्ट्रीय महामंत्री जो है पैसा भारती को पकड़े गए। और केदारनाथ के अंदर मनोज तिवारी जी साक्षी हैं, लोगों ने बहुत बड़ी खेप पकड़ी हुई थी शराब की और मुकदमा दर्ज हुआ है भाजपा के लोगों। और सरकारी मशीनरी का उपयोग, पहली बार मैंने देखा कि पुलिस जिसको इस तरीके की शराब इत्यादि के बंटवारे को बांटने को रोकना चाहिए था, उनको माध्यम बनाया गया। पुलिस की गाड़ियों में शराब बंटवाई गई। दूसरी तरफ अडानी जी की संपत्ति जिस तरीके से बढ़ी है, बिना खुले सरकारी संरक्षण से बढ़ी।
और उनके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के मामले कई जगहों से उठ रहे हैं, कई देशों में भी उठे हैं। अब अमेरिका में तो इस समय उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ डीजीपी अभिनव कुमार ने किया है। 4 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में देश भर से 90 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों और आयोजकों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने खेलों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी बताया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि खेल न केवल एक स्वस्थ जीवन शैली का बढ़ावा देते हैं बल्कि युवाओं में अनुशासन और टीम वर्क की भावना भी पैदा करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना बनाए रखने की भी अपील की है। यह है कि यहाँ पर अंतर यूनिवर्सिटी पुरुष वर्ग के आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 90 से अधिक यूनिवर्सिटीज और देश भर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटी से यहाँ लड़के आए हैं खेलने के लिए। और अभी आपने देखा किस उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और ओपनिंग सेरेमनी हुई। और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 दिनों में बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। बहुत उच्च कोटि की खेल भावना के साथ ये टूर्नामेंट आयोजित होगा। और आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आपको पता ही है 2 महीने बाद राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खेलों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर प्रकार से खेल नीति लाई गई है, उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। तो इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों की खेल क्षमता को विकास के कई नए अवसर मिलेंगे। और मतलब युवाओं में अगर खेलों के प्रति सही भावना का संचार होगा तो आगे चल के मैं समझता हूँ समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी। चंपावत जिले के शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन नैनीताल के आह्वान में अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नागेंद्र जोशी और महामंत्री जीवन चंद ओली का कहना है कि विभाग लंबे समय से कार्मिकों की मांगों को अनसुना कर रहा है, जिससे कई छोटे छोटे प्रकरण लंबित हो रहे हैं, जिसका खामियाजा कार्मिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए विभाग यदि अभी भी उनकी मांगों को अनसुना करता है तो समस्त कार्मिक उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आगे और लड़ाई है, अभी तभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई। शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के कतिपय प्रकरण निदेशालय स्तर पर लंबित हैं और इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर्मचारी पूर्व से ही चरणबद्ध अपने इन मांगों के समाधान हेतु विभाग से मांग कर रहा था। लेकिन विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण कर्मचारियों की मांगें जस की तस होने के कारण आज कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांध करके 23 तारीख तक ये कार्यक्रम किया जाना है। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय में 1 दिवसीय धरना, उसके बाद जो है कि फिर अपर निदेशक कार्यालय कुमाऊं मंडल नैनीताल में धरना के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जानी है। हम चाहते हैं कि विभाग से ऐसी स्थिति आने से पूर्व ही कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समाधान कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार के उग्र आंदोलन हेतु कर्मचारियों को बाध्य न होना पड़े। हमारी विभाग से इन्हीं मांगों को लेकर के यह संघर्ष चल रहा है। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान में आज कुमाऊं मंडल के सारे मिनिस्ट्रियल कार्मिक काला फीता बांधकर अपनी विभिन्न मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से और विभाग से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें पूरा करें, अन्यथा हमारे सभी कार्मिक उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब कर्मी जो हैं वो आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा जो शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं तो उनकी जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने जो संगठन के जिला अध्यक्ष नागेंद्र जोशी उनके नेतृत्व में जो है काला फीता बांध कर जो विरोध प्रदर्शन जताया और विभाग से उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने की मांग की है। तो आज जो जिले के सभी विद्यालय में जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी हैं उनके द्वारा काला फीता बांध कर जो है नारेबाजी की गई और विरोध जताया गया। तो जो उनके अध्यक्ष है नागेंद्र जोशी, उनका कहना है कि विभाग उनकी मांगों को नहीं मानेगा तो वो आगे को और उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल तक का जो कदम उठा सकते हैं। तो उन्होंने विभाग को चेतावनी दी है, समय रहते उनकी जो
मांगे हैं उनको जो है मान लिया जाए कि वो लंबे समय से इन मांगों को कर रहे हैं। जी तो ऐसे में क्या माने कितनी बड़ी संख्या में कार्मिक इकट्ठा हो गए हैं और शिक्षा विभाग के खिलाफ क्या कुछ बात कहते हुए भी नजर आ रहे हैं? जी, बहुत बड़ी संख्या में जो है जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी शिक्षा विभाग के काफी बड़ी तादाद में है पूरे जिले में जो उनका विरोध प्रदर्शन जो है चल रहा है। तो उसके बाद भी उनको चेतावनी दी है कि अगर नहीं मानी जाएगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है कर देंगे। अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल होती है तो जिले की क्या पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एक प्रकार से लगभग चौपट हो जाएगी। तो उनका यही है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा विभाग जो है उनकी मांगों को माने। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गैस प्लांट चौकी के आसपास ट्रैफिक पुलिस ने अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए सख्त अभियान शुरू किया हुआ है। एसपी ट्रैफिक पंकज गैरोला के निर्देश पर सड़कों किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल सड़कों पर बिना सोचे समझे गाड़ियां खड़ी करने से इलाके में आए दिन जाम की समस्या बन जाती है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्कि राहगीरों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता है। इसमें हमने पूर्व में भी कार्रवाई करी थी और ये बात सही है कि वहाँ पे अक्सर ये लोग आके खड़े जाते हैं। समय समय पे हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसमें पुनः कार्रवाई दोबारा अभियान के रूप में करेंगे। वहाँ की चौकी को भी निर्देशित करेंगे, वहाँ के थाना प्रभारी को भी हम अपनी तरफ से इसमें ऑर्डर भी भेज देंगे और सब जो हमारी पुलिस है और ट्रैफिक पुलिस है वो निरंतर इसमें चालानी कार्रवाई करेगी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का असर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर भी अब देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में प्रवेश पर उत्तराखंड की पुरानी बसों को प्रतिबंध कर दिया गया है, लिहाजा उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन जल्द ही सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार न सिर्फ नई बसें खरीद रही हैं बल्कि राज्य के सभी बस डिपो को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड से दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि नए नियमों के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 की बसें नहीं चल पा रही हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार दिल्ली में बसों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। किसी भी यात्री को परेशानी न हो, निगम की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली रूट पर निगम की करीबन 300 बसें चल रही हैं। इसके तहत 181 CNG बसें, 12 वॉल्वो बसें और 103 नई BS6 बसें दिल्ली रूट पर संचालित की जा रही है। कैब की गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ रही है, जैसे वोल्वो बसेस में हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। डिपोज को सबको हमने अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा जैसे जो बसें दिल्ली तक नहीं टच कर पा रही हैं तो उसमें हम ये भी बात कर रहे हैं यूपी से कि मोहन नगर और कौशाम्बी तक हम कुछ बसें उसमें से चला दें, तो उससे भी हमारी काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। तकरीबन 12 बसें मोहन नगर के लिए और 10 से 12 ही बसें कौशाम्बी तक चलाने के लिए, ऐसा हमारा प्लान है। उत्तराखंड परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए उत्तर प्रदेश से बातचीत कर रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया, दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए परिवहन निगम यूपी के मोहन नगर और कौशाम्बी तक बसें संचालित करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा शासन को 100 नई BS6 मॉडल की बसें खरीदने को कहा गया है। जैसा आपको मालूम है कि 130 नई बसेस का तो ऑलरेडी जा चुका था, जिसमें से 103 बसेस हमें प्राप्त हो चुकी हैं। 27 बसेस अभी इस फोर्टनाइट तक हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 100 नई BS6 डीजल बसेस खरीदने का प्रस्ताव हमारे बोर्ड ने पास किया था, उसको शासन में प्रस्ताव भेजा गया था। शासन से 1-2 दिन में
इसकी अनुमति आते ही इन बसों को क्रय करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। दरअसल दिल्ली में BS4 या उससे नीचे के मानकों की बसों की एंट्री पर रोक ने उत्तराखंड परिवहन निगम को गंभीर संकट में डाल दिया है। वर्तमान में निगम के पास पर्याप्त संख्या में BS6 मानक की बसें नहीं हैं, जिससे दिल्ली के लिए बस संचालन बाधित हो रहा है। निगम की पुरानी बसें जो BS4 मानक या उससे नीचे के स्तर की है, अब दिल्ली नहीं जा सकती। इस स्थिति में निगम को अपनी सेवाएं जारी रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि राज्य सरकार से परिवहन निगम ने नई बसों की डिमांड की है, जिसे जल्द पूरा होने की उम्मीद है। देहरादून से अरुण सैनी की रिपोर्ट। भूधसाव आपदा का दंश झेल रहे ज्योतिर्मठ नगर में येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवासीय भवनों को स्थायी मरम्मत की अनुमति मिल गई है। डीएम संदीप तिवारी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि आवासीय भवनों में सिर्फ मरम्मत का ही कार्य होगा, किसी तरह का कोई नया निर्माण नहीं हो सकेगा। भवन स्वामी को इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा। बता दें कि ज्योतिर्मठ में भूधसाव के बाद से सभी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिससे लोग मकानों की मरम्मत भी नहीं करा पा रहे थे। डीएम ने बीते 25 सितंबर को ज्योतिर्मठ में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी थी, जिसमें लोगों ने भवनों की मरम्मत पर प्रतिबंध के चलते समस्याओं के बारे में डीएम को अवगत भी कराया था। जो हमारी बैठक हुई थी जोशीमठ में मूल निवास संघर्ष समिति के साथ, और उसमें सचिव आपदा और आयुक्त गढ़वाल भी मौजूद रहे थे, तो वहाँ सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ था कि शीतलहर को देखते हुए वहाँ पे जो येलो और ग्रीन कैटेगरी के आवास हैं, जिनको CBRI ने चिन्हित किया था, जिसमें कि 482 येलो कैटेगरी के हैं और करीब 280 ग्रीन कैटेगरी के हैं, जिनमें आंशिक दरारें हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं। तो शीतकालीन लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वह जो भी अपना हल्का मरम्मत का कार्य करवाना चाह रहे हैं, वो इस आशय का प्रमाण पत्र तहसील में जमा करेंगे स्टाम्प पेपर में कि वे कोई भी नया निर्माण नहीं करेंगे, केवल मरम्मत कार्य करेंगे इन 2 कैटेगरी के आवासों में, तो उनको अनुमति दे दी जाएगी। तो जनहित में ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल ओवर एरिया इंश्योरेंस की वजह से ज्योतिर्मठ के करीब 27% सेब काश्तकार का 2023 का पूरा बीमा अप्रूव नहीं हुआ, जिसके चलते कई किसानों की बीमा राशि बीमा कंपनी ने वापस भी कर दी थी, जबकि तकनीकी वजह से के चलते कई लोगों की राशि वापस नहीं मिल पाई थी। इसलिए आज SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने बीमा कंपनी के एजेंटों से अपने दस्तावेज सत्यापित कराए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टैंड तक रोड का सौंदर्यीकरण करने के साथ ही सड़क के चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी है। कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि भी नियत की है। खंडपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से ये बताने को कहा है कि रोड चौड़ीकरण के क्या मानक थे, उनका पालन हुआ है या नहीं। याचिका काफ़ी समय से माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है, जो कि हल्द्वानी के सड़क चौड़ीकरण से संबंधित है, जिसकी जद में कई लोग ऐसे जिनके पास में भूमिधरी श्रेणी 1 की है, कई लोग के पास फ्री होल्ड है, और कुछ नगर निगम के जो किराएदार हैं उनकी वहाँ पर दुकानें हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष आज एक बार पुनः बहस हुई और माननीय न्यायालय ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे जो कि दूसरे पक्ष को पढ़ के आने के लिए कहा, तथा यह भी कहा कि चौड़ीकरण के क्या मानक और क्या आधार हैं, तथा ये चौड़ीकरण की एक्सरसाइज करने से पहले क्या सारे के सारे जो एक्सरसाइज थी उससे पहले पूरी कर ली गई है या सीधे इस तरह के नोटिस लोगों में दे दिए गए। मामले में अगली तिथि 2 दिसंबर की निर्धारित की गई है
उस दिन इस मामले में आगे और बहस होगा। जो स्टे है उसको इंटरिम ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया गया है, वो स्टे अभी बरकरार रहे।